हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 2 विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। हम सिर्फ समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ समझेंगे। अब हम विद्युत विभव का अगला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? यह सदिश है या अदिश राशि, अथवा किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। विद्युत विभव की परिभाषा है, एकांत स्वतंत्र धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव ये हम ले लेंगे एक धन आवेश, इस आवेश का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की यानी ये परिधि इसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बाहर हम इसको अनंत बोलते हैं। हम एक एकांक स्वतंत्र धन आवेश यानी एक परीक्षण आवेश लेते हैं। इस परीक्षण आवेश को इस +q आवेश के क्षेत्र में यहां से अनंत से इस क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, यानी मान लीजिए यहां तक, इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, इसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। माना कि एकांक धन आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का विभव V बराबर W/Q0। इस विद्युत क्षेत्र के बाहर ये परीक्षण आवेश Q0 है। इस Q0 को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाते हैं तो W कार्य करना पड़ता है। इसलिए विभव V बराबर W/Q0 इसका फार्मूला हो जाएगा। हम इसका मात्रक लेंगे। कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे ही हम वोल्ट कहते हैं।
विद्युत विभव का सीजीएस पद्धति में इसे स्थैत बोल्ट कहते हैं। इसका विमीय सूत्र विभव का हम निकालेंगे। विभव बराबर, जब हम विभव के बारे में विमीय सूत्र निकालेंगे तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। विस्थापन को हम चुपचाप लिख देते हैं, द्रव्यमान नीचे लिख देते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। ये विस्थापन को हम वैसे ही उतार दिए। द्रव्यमान गुणते ये समय तो बटे में ऑलरेडी रहेगा। अब हम वेग बराबर लिखेंगे विस्थापन बटे समय। ये विस्थापन जैसे था वैसे ही हम उतार दिए, बराबर द्रव्यमान गुणते विस्थापन। ये समय और समय का स्क्वायर हो गया। ये विस्थापन मिलके स्क्वायर हो गया। द्रव्यमान को हम यम से मापते हैं, विस्थापन को हम यल से मापते हैं। यहां विस्थापन स्क्वायर है इसलिए यल स्क्वायर हो गया। ये बटे में है, समय स्क्वायर है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये टी की घाते -2 हो गया। आवेश के बारे में बात करते हैं। आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है टी। अब हम विभव का विमीय सूत्र यानी कार्य का हम मात्रक लिखते हैं, विमीय सूत्र लिखते हैं mL2 टी के घाते -2 और आवेश का लिखते हैं AT। तो यम चुपचाप लिख दिए, यल की घाते 2 चुपचाप लिख दिए और टी के घाते जो 2 था और इसके हर में टी है। जब हम इसको अंश में ले जाते हैं तो ये टी के घाते -3 हो गया। फार्मूला x घाते -n बराबर होता है 1 बटे x घाते n। इस तरह से इसका विमीय सूत्र, विभव का विमीय सूत्र mL2 टी के घाते -3 ए की घाते -1। ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यह है विभव का विमीय सूत्र। अगला प्रश्न है विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। विभवांतर के लिए इसका परिभाषा है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदु को क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं। इसमें आप लोग ध्यान देंगे विभवांतर के बारे में। विभव के बारे में हम अनंत से ले गए थे। अब विभवांतर के बारे में हम क्या करेंगे कि ये प्लस क्यू का एक क्षेत्र है। हम इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के बाहर नहीं, इस क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। यानी यहां से हम इसको यहां तक ले जाते हैं। तो जो कार्य ए से बी तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर के बारे में एक बार और हम क्लियर कर देते हैं। यह प्लस क्यू आवेश है, इसका एक क्षेत्र है। यानी इस क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, इन दोनों विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। इसका भी फार्मूला
W/Q0 होता है। इसका भी मात्रक जूल/कूलाम होता है। इसका भी विमीय सूत्र, विभव का जो विमीय सूत्र होता है उसी का वही इसका विमीय सूत्र होता है। विभवांतर का भी विमीय सूत्र mL2 T⁻³ A⁻⁻1 होता है। माना कि एकांक धनावेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर ये प्लस Q है और उसका ये क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर A बिंदु पर विभव V1 है और B बिंदु पर विभव V2 है। इन दोनों के बीच का अंतर V2 ऋण V1, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। यहां से इन दोनों के बीच के अंतर जो कार्य है वो W है और आवेश जो है Q0 है। तो V2 ऋण V1 बराबर W/Q0। इसका SI मात्रक जूल/कूलाम या वोल्ट और सीजीएस पद्धति में मात्रक यह स्थैत लग जाता है, स्थैत वोल्ट। विमीय सूत्र विभव का विभवांतर का सेम है, mL2 T⁻³ A⁻⁻1। प्रश्न नंबर 3 है, विभव तथा विभवांतर में अंतर लिखो। नए पैटर्न के आधार पर यह 2 नंबर का आएगा, इसलिए आपको 2 ही लाइन लिखना है। विभव में हम पहले परिभाषा लिख देंगे। पहले नंबर में एकांक स्वतंत्र धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभवांतर में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभव यह अदिश राशि है और विभवांतर भी अदिश राशि है। जब अंतर आता है तो इसको हम डिफरेंस में नहीं लिखेंगे, तीसरे नंबर को लिखेंगे। विभव में समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत रहता है। समविभव पृष्ठ जो होता है वो इस टाइप है, ये विभवांतर इस टाइप हो जाते हैं। तो समविभव पृष्ठ जो है ये हम इसको बोलेंगे। यहां से जितना दूरी है ये सब बराबर है, तो इस पृष्ठ पर विभव एक समान रहता है। तो विभवांतर में जो है विभव एक समान होता है। जबकि विभवांतर में समविभव पृष्ठ के किसी भी 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर में अंतर होता है। जब हम विभवांतर में आते हैं, जैसे इस पृष्ठ से इस पृष्ठ में हम जाते हैं तो समविभव पृष्ठ में एक अंतर मिलता है, तो एक हम विभव में लिख लेंगे और दूसरा विभवांतर में लिख लेंगे। तो विभव में समविभव पृष्ठ एक समान होता है और विभवांतर में समविभव पृष्ठ के किसी भी 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर में अंतर होता है।
प्रश्न नंबर 4, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। हम परिभाषा से स्पष्ट करेंगे। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में इसके लिए जो चित्र बनेगा, ये मान लीजिए एक क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में ये वह बिंदु है जहां अनंत से परीक्षण आवेश को हम यहां तक ले आते हैं। यह विद्युत क्षेत्र का मध्य बिंदु है, इसलिए इसको हम O से दर्शाएंगे। और एकांक परीक्षण आवेश को, ये एकांक परीक्षण आवेश है Q0, जिसे हम बिंदु P तक ले आते हैं। तो O से P तक की दूरी हमको पता है, R है। यह विद्युत क्षेत्र के अनंत बिंदु पर स्थित है। इसका मान निकालने के लिए हमको समाकलन करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमको एक अल्पांश मानना पड़ेगा। इस परिधि को केंद्र से परिधि तक की दूरी हम मान लेते हैं, ये x दूरी है। और यहीं पे हम एक अल्पांश मानते हैं, जैसे A बिंदु से B बिंदु तक लाने में इसको dx विस्थापन होता है, यानी O से A तक की दूरी x हो गया। हम इसको विस्थापन मानेंगे, तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन कितना होगा, dx। इसमें अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं, इसलिए कार्य करना पड़ रहा है। इससे जो बल होगा ऋणात्मक होगा। यह जो बल है, बल का हम फार्मूला कूलाम के नियम के अनुसार हम यहां पे लिखेंगे। पहले हम चित्र बना लेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। जैसे माना कि एक बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, ये +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O से x दूरी पर, यानी O से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिस पर लगने वाला बल का फार्मूला जो होता है, F बराबर 1/4πε0 Q0/x²। एकांक धन आवेश को dx अल्प दूरी A से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य dw है, जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के विपरीत है। अतः कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल का मान यहां पर लिख दिए है ऋण F, और विस्थापन का मान लिख दिया है dx। dw बराबर बल का मान हम यहां पे ऋण F। एकांक परीक्षण आवेश को हम कहां से कहां ले आ रहे हैं, अनंत से R, यानी ये वाला भाग यहां अनंत है और हमको R तक ले आना है। तो समाकलन जो कर रहे हैं अनंत से R तक कर रहे हैं।
ये हो गया आपका अनंत से आर एफ इंटू डी एक्स। बल का मान ऋणात्मक है। जब डी डब्ल्यू का हम समाकलन करेंगे तो डब्ल्यू आएगा बराबर ऋण एफ का मान हम यहां पे लिख दिए 1/4πε0 क्यू क्यू 0/x²। और dx कार्य बराबर, ये अचर पद है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऋण 1/4πε0 क्यू क्यू 0 बाहर निकाल दिया, ऐसे समाकलन कर दी अनंत से आर तक। अब हमारे पास बचा क्या, 1/x² dx। एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे इस फार्मूला से, एक्स घाते एन, अगर ये ऋण एन है तो ये हो जाता है आपका 1/x घाते एन। यहाँ पे 1x के घाते एन का मान 2 दिया है, एन का मान 2 दिया है तो ये ऊपर जाएगा तो x घाते -2 होगा। अगला स्टेप है डब्ल्यू बराबर ऋण 1/4πε0 क्यू क्यू 0 अनंत से आर तक समाकलन, ये ऊपर गया x घाते -2 dx। x घाते -2 समाकलन का सूत्र है x घाते n dx समाकलन बराबर n धन 1/n धन 1। ये समाकलन का सूत्र है जिसका हम प्रयोग करेंगे। अगला स्टेप आ गया। पिछला स्टेप जो था थोड़ा हम यहां पे लिख देते हैं। डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू क्यू 0 4πε0 अनंत से आर तक x घाते -2 x घाते -2 और dx। ये था यहां से W बराबर -1/4πε0 इंटू क्यू क्यू 0। जब हम इसका समाकलन किए तो n का मान हम 2 रखते हैं, तो n का मान जब हम 2 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है -n के मान हम यहां 2 रखते हैं और ये धन 1 बटे n का मान -2 धन 1, तो ये प्राप्त हो जाता है ऋण 2 धन 1, तो बराबर हो जाता है 1 में 2 नहीं घटता, इसलिए हो जाता है ऋण 1 बटे, इसमें भी ऋण 2 धन 1 है तो क्या आएगा ऋण 1। तो ये अब अगला स्टेप आपका मिल गया। डब्ल्यू बराबर ऋण 1/4πε0 क्यू क्यू 0 x घाते -1 बटे -1 और समाकलन का जो सीमा है अनंत से आर हम यहां पे लगा दिया। डब्ल्यू बराबर जैसे था वैसे हम उतारते जाएंगे। ऋण 1/4πε0 क्यू क्यू 0, ये ऋण का जब हम भाग देंगे तो ये इस टाइप का हो गया। जैसे ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो आता है धन, तो यहां नीचे धन है और बटे में
ऋण है, यानी इस टाइप का है आपका। एक ऋण काट दीजिए, एक ऋण बचा, तो ये ऋण आपका आ गया, यक्ष खाते ऋण 1 अनंत से r। अगला स्टेप जो है, इस फार्मूला का यूज किया गया है, यक्ष घाते माइनस n बराबर होता है 1/x घाते n। यहां पे -1 लिखा है, n का मान -1 लिखा है, n का मान 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/x घाते n का मान 1 है तो 1/x। तो ये अगला स्टेप सूत्र से हो गया ऋण 1/x। सीमा इसका लगा दिए अनंत से r तक। यहां पे आप देखते हैं W बराबर जैसे था वैसे उतार दिया है। फिर ऋण 1/4πε0 QQ0, ये सीमा को हम पहले उच्च सीमा लगाते हैं, फिर फार्मूला होता है, फार्मूला में ऋण होता है, तो ये ऋण 1/r, यक्ष का मान हम उच्च सीमा लगा दिए, माइनस फार्मूला में ही होता है, फिर निम्न सीमा लगाए हैं तो -1/x, एक्स पे हम क्या कर दिए अनंत। ये फार्मूला है, इसको हम यहां लिख देते हैं। अगर ए से बी FT है, DT है, तो हम सीमा जब तोड़ते हैं तो पहले उच्च सीमा लगता है, फिर फार्मूला माइनस होता है, फिर ए होता है। ये है समाकलन का सूत्र। अगला स्टेप चलते हैं। W बराबर ऋण 1/4πε0 QQ0, वैसे उतार दिया, ऋण 1/r आ गया, यहां ऋण है और ऋण 1/अनंत दिया है, इसका मान हो गया 0, तो इससे आगे से मतलब नहीं है, आपका बच गया ऋण 1/r। तो W बराबर 1/4πε0 QQ0/r, ये हो गया समीकरण 2। हम जानते हैं कि V बराबर W/Q0, जो कि विभव में पढ़े थे, वहां पे उसका फार्मूला दिया है, V बराबर W/Q0। हम W का मान निकाले हैं 1/4πε0 QQ0, तो W का मान हम रख दिए कार्य का, तो V बराबर 1/4πε0 QQ0/r, अब बटे Q0 जब कट गया तो हमको विभव का सूत्र पता हो गया। V बराबर 1/4πε0 और Q/r, इसको हम बोल्ट से दर्शाएंगे, यही विभव का व्यंजक है। ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी व्यंजक ही होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर में लगा होता है और विभव में स्क्वायर नहीं लगा रहता, इसलिए ध्यान रखेंगे कि तीव्रता और विभव में केवल ही अंतर है कि 1/4πε0 Q/r, विभव में स्क्वायर नहीं होता और तीव्रता में स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम अगला प्रश्न लेंगे। विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हम विभव का सूत्र लिख लेते हैं, उसी सूत्र से हमको लगभग 3 उसी फार्मूला में ही उसके कारक मिल जाएंगे। जैसे V बराबर 1/4πε0 के Q/r, यहां से विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला हो जाएगा, जब इस सूत्र से हम
पहला करेंगे तो भी बाकी छिप जाएंगे और ये क्यू बचा, यानी ये सब छिप गया और ये क्यू बचा, ये प्रपोर्शनल। तो इसको हम पहला कारक लिखेंगे आवेश पर, अर्थात ये अनुक्रमानुपाती में है। अगर v का मान बढ़ेगा तो आवेश का भी मान बढ़ेगा, आवेश का मान बढ़ेगा तो v का भी मान बढ़ेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती में है। इसलिए यहां पे हम अब बना लेंगे कि किसी चालक का विभव आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक में आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव के मान में वृद्धि होती है। दूसरा कारक, ये ध्यान रखेंगे, यह ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है कि अन्य चालक की उपस्थिति पर, जब अन्य चालक की उपस्थिति पर यानी एक प्लस क्यू आवेश है और इसके बगल में एक हम अनावेशित चालक रख देते हैं, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर उस चालक पर विभव कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें का जो विभव होता है इसमें चला जाता है, जिससे इसमें विभव का मान कम हो जाता है। परावैद्युतांक पर, परावैद्युतांक यदि किसी विद्युत चालक के मध्य परावैद्युतांक स्थित है तो इसका फार्मूला हो जाता है V बराबर 1/4πε0 के क्यू आर। तो परावैद्युतांक जब बात कर रहे हैं तो अगला स्टेप हो जाएगा V प्रोपोर्शनल 1/k। यहां पे आप देख लेंगे सूत्र में 1/k यहां दिया है, बाकी सब छिप जाएगा, प्रोपोर्शनल चला गया। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि यदि किसी चालक के मध्य k का मान में वृद्धि करते हैं, परावैद्युतांक मान में वृद्धि करते हैं, तो v के मान में कमी होगी। यदि किसी चालक के मध्य k के मान में, परावैद्युतांक के मान में कमी करते हैं तो v के मान में वृद्धि होती है। जब भी व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान घटेगा, और दूसरे का मान बढ़ाएंगे तो पहले का मान घटेगा। ये परावैद्युतांक पर तीसरा में लिखा है V प्रोपोर्शनल 1/k, अर्थात किसी चालक का विभव उसके चारों ओर के माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के क्षेत्रफल पर, यह भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चालक के क्षेत्रफल अर्थात V प्रोपोर्शनल A, अर्थात किसी चालक का विभव उस चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हम समझ लेंगे V प्रोपोर्शनल 1/A, ये क्षेत्रफल है। यदि ये मेरा चालक है, अगर इसके क्षेत्रफल में हम वृद्धि करते हैं तो इसके विभव के मान में कमी हो जाएगी, यह आप ध्यान रखेंगे। पांचवा नंबर,
चालक से अन्य बिंदु की दूरी पर, चालक से अन्य बिंदु की दूरी पर, तो V प्रोपोर्शनल 1/r, r दूरी को प्रदर्शित करता है, यानी ये प्लस क्यू आवेश है। और दूसरे बिंदु से जब हम दूरी को बढ़ा देंगे, यहां पे सूत्र में प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब हम दूरी के मान में वृद्धि करते हैं, दूरी के मान में वृद्धि करते हैं, तो V के मान में, यानी R का मान जब हम बढ़ा रहे हैं, तब V के मान में कमी होगी। जब R का मान हम घटाएंगे, यानी इसको और समीप लाएंगे R के मान में, जब इसका मान हम कम करेंगे तो V के मान में वृद्धि होगी। चालक से अन्य बिंदु की दूरी पर, अर्थात V प्रोपोर्शनल 1/r, यानी एकांक परीक्षण आवेश को चालक से दूरी बढ़ाने पर विभव का मान कम होता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं 6 नंबर। विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर, यानी अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए। एक द्विध्रुव लेते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना रहता है, जिसके बीच की दूरी 2l होती है। इसका मध्य बिंदु O है। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2l होती है, तो हम उसका आधा निकालेंगे, तो O से Q तक की दूरी l हो जाएगी और O से माइनस क्यू की दूरी l हो जाएगी। प्लस क्यू को हम A लिख लेते हैं और माइनस क्यू को बिंदु ये B लिख लेते हैं। O बिंदु से निरक्ष स्थिति में एक बिंदु P पर एक वस्तु रखा गया है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो O से, यानी इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, इस बिंदु की स्थिति स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इसका चित्र पहले हम बनाएंगे, इसके बाद 3-4 लाइन हम इसको लिख लेंगे। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है और द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। विभव का सूत्र अभी हम लोग निकाले थे, V बराबर 1/4πε0 Q/r। r क्या था? दूरी था। यहां पे ध्यान रखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे कदापि, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो V बराबर 1/4πε0, यानी इस पर हम विभव V1 लेते हैं, तो V1 बराबर 1/4πε0 अब Q बटे जो R होता है दूरी, तो यहां से दूरी बिंदु A से हम ले रहे हैं, A से P तक। A से P तक की दूरी हम AP लिखेंगे। यहां हम ध्यान देंगे AP का मान निकालने के लिए। AP के बीच की दूरी निकालना है। AP के बीच की दूरी निकालने के लिए, यानी O से P तक की दूरी बड़ी लाइन है, R है, और हमें O से A तक की दूरी पता है, L है, और हमें चाहिए क्या? A से P तक के बीच की दूरी। तो इस बड़ी लाइन में से
आर, बड़ी लाइन में से यल को हम जब घटा देंगे तो हमको एपी का मान पता हो जाएगा। तो बड़े लाइन में से बड़े लाइन की दूरी आर और छोटे लाइन की दूरी एल, इसलिए हम यहां पे लिख देंगे 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल, जिसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ये इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये हम इसी प्रकार V2 का मान निकालेंगे। V का मान होता है 1/4πε0 और Q बटे, अब हमको यहां से B से P तक की बीच की दूरी निकालना है, यानी यहां से यहां तक। हम यहां लिखेंगे बीपी का मान निकालने के लिए चित्र पर गौर करेंगे। O से P तक के बीच की दूरी R है। अब यहां से यहां तक का एक साथ मान नहीं दिया है। अब O से B तक की दूरी क्या है? L है। दोनों को जब हम जोड़ देंगे, यानी O से P और O से B, तो हो जाएगा R धन L। तो बीपी का मान क्या निकल जाएगा? 1/4πε0 और Q बटे R प्लस L। ये हो गया समीकरण 2। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, एक चीज और ध्यान रखेंगे, विभव जो होता है अगर माइनस में है तो माइनस में ही क्यू आवेश आएगा, जबकि तीव्रता में ऐसा नहीं होता। यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम परिणामी विभव निकालेंगे। तो परिणामी विभव जब निकालेंगे तो V बराबर इन दोनों विभवों को हम V1 धन V2 को जोड़ देंगे। अब क्या आ जाता है? V1 का मान हम रख देंगे 1/4πε0 Q बटे R रेडियल धन V2 का मान है माइनस Q 4πε0 R प्लस L। 1/4πε0 1/4πε0 दोनों में कॉमन हो जाएगा, Q भी कॉमन हो जाएगा। तो Q बटे 4πε0, इसमें बचा आपका 1/R रेडियल। आइए प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/R प्लस L। यहां से Q बटे 4πε0 एलसीएम लेंगे तो एक कोष्टक में R माइनस L और दूसरे कोष्टक में R प्लस L। जब R माइनस L का हम भाग देंगे तो R प्लस L बचा, जिसका गुणा हम यहां पे कर देंगे। ये R प्लस L हो गया, माइनस R प्लस L है, इसका जब हम भाग देंगे तो बचेगा R रेड L, इसका गुणा यहां पे हो जाएगा। तो R रेड L बराबर Q बटे 4πε0 R धन L, इसको ऋण को खोल देंगे तो ऋण R ऋण धन L। ये जो है A ऋण B A प्लस B
के फार्मूला से है ए ऋण बी ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ये सूत्र है। तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर ऋण एल स्क्वायर बराबर, इसमें प्लस आर है ऋण आर है, तो ये भाग कट गया, तो क्यू बटे 4πε0 एल और एल हो गया 2l, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये भाग हो गया। यहां से द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दर्शाते हैं। P बराबर फार्मूला होता है Q गुणते 2l, तो यहां पे Q गुणते 2l दिखाई दे रहा है, तो ये अगला स्टेप हम कर देंगे 1/4πε0 और Q गुणते 2l जगह हम P लिख देंगे R ऋण L स्क्वायर। यदि R का मान L के अपेक्षा बहुत बड़ा है तो हम L को छोड़ देंगे, यानी इस टाइप का, तो L को हम छोड़ देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 1/4πε0 P बटे R स्क्वायर। ये इसका मात्रक हम लिख देंगे बोल्ड। ये आपका क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर P पर विभव का मान 0 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, जो कि कई बार आया हुआ। देखिए, हम एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ए और बी बिंदु ले लेते हैं, इस पर हम प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, इसको माइनस क्यू, जिसके बीच की दूरी 2l होती है, और इसका हम मध्य बिंदु O ले लेते हैं। प्रश्न में है अनुप्रस्थ या निरक्ष, यानी दोनों अक्षों के पास नहीं होना चाहिए, अपोजिट विपरीत में होना चाहिए, यानी निरक्ष। इसमें यहां पे कोई अक्ष नहीं है, इसलिए यह निरक्ष हो गया। तो O से बिंदु P पर कोई बिंदु स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो O से हम R दूरी पर लेते हैं। यह चित्र बन गया। ये और P को मिला देंगे और B और P को मिला देंगे। ये A से B तक के बीच की दूरी 2l था, तो उसका जब हम आधा करेंगे तो ये l आएगा और ये l आएगा। हमें इस बाद में जरूरत पड़ेगा, यानी ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले से इसका यहीं पर निकाल लेते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके POA में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान यानी AP का मान AP का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे आधार का मान है L, ये भी स्क्वायर में होगा, और R स्क्वायर, यानी AP स्क्वायर का मान L स्क्वायर धन R स्क्वायर है। अगर हम AP का मान निकालते हैं तो ये इस पर का भाग L स्क्वायर धन R स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। अब हम पहले जब चित्र बना लेंगे तो
इसके बारे में क्वेश्चन लिखेंगे। माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष अनुप्रस्थ स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। अब हम आ जाएंगे व्यंजक में। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदु P पर हम विभव निकालते हैं। इसका हम V1 मान निकालेंगे। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश है Q, दूरी कितना है AP है, AP का मान, जिसका मान हम यहां से रख लेंगे। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, AP का मान है आपका L² धन R², ये अंडर रूट में है। इस समीकरण हम 1 बना लेंगे। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अगला स्टेप लिखेंगे। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये हो जाएगा आपका V2। यहाँ पे हम V2 लिख लेंगे। V2 का मान जब निकालेंगे तो उसका मान वही होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। यहाँ पे BP है, BP। यहाँ पे चित्र में गौर करेंगे, इस त्रिभुज का भी आधार L है, इस त्रिभुज का भी आधार L है। इस त्रिभुज का जो लंब है वो भी R है, इस त्रिभुज का लंब जो है R है, इसलिए यह त्रिभुज एक समान दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AP समतुल BP। जो AP का मान है वो BP का मान होगा। तो AP का मान हम जो निकाले थे √L² धन R², यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। BP का मान में हो जाएगा L² धन R²। अब हम अगला स्टेप में चलेंगे। V1 V2 का मान निकाल चुके हैं, अब परिणामी विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः परिणामी विभव दोनों को हम जोड़ देंगे। एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, V2 पर -Q आवेश है तो ये V2 वाला -Q में रहेगा, ये प्लस है तो प्लस में रहेगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 धन V2। तो V का मान हम रखेंगे, V1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब Q बटे √L² धन R² धन V2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब -Q बटे √L² धन R²। धन ऋण का गुणा ऋण होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और अंडर रूट भी कॉमन हो गया L² धन R²। ऐसे बचा 1, धन ऋण का गुणा ऋण, और इसमें भी वही चीज है, सेम टू सेम बाहर निकाल दिए। 1 आया, 1 में घटाएंगे तो होगा 0। 0 का जब हम गुणा करेंगे इससे तो ये भी भाग 0 हो गया। अतः निरक्ष स्थिति में द्विध्रुव के विभव का मान V का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं।
गुण लिखिए, मोस्ट प्रश्न है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही विभव का मान एक समान बढ़ता जाता है, एक समान बढ़ता जाता है, जिसके पृष्ठ क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इसलिए इसका परिभाषा हो जाएगा कि समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। इस पृष्ठ पर जितना विभव रहेगा उस पृष्ठ पर विभव सभी का विभव एक समान होगा। इसका गुण आ जाते हैं। पहला गुण है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। जो परिभाषा था वही गुण है। यह पृष्ठ यानी इसके इस जैसे वृत्त जैसे दिखाई दे रहा है, इसके परिधि पर जितना भी का मान होगा वो हर जगह एक समान रहेगा। उदाहरण के लिए यदि यहाँ 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा। यानी इस पृष्ठ पर सब एक समान विभव का मान होगा। दूसरा है एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, इसी पृष्ठ पर एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं, क्योंकि विभव का मान समान है तो इस पर कार्य का मान ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कार्य का मान क्या हो जाता है, 0। यानी इसी पृष्ठ पे चल रहे हैं, भी का मान समान है। अगला तीसरा है एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ले जाने में एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक एकांक धनावेश को ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे गौर करेंगे, एक पृष्ठ हम यहाँ ये बनाए हैं, एक पृष्ठ ये बनाए हैं। यहाँ पे विभव का मान इस पृष्ठ से कम होगा, यानी इस पृष्ठ से हम इस पृष्ठ तक ले जाएंगे तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं सीधे इस टाइ से निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं। यहाँ पे जब हम कोण बनाते हैं तो 90 डिग्री बनाता है। तो ये चीज यहाँ बोला गया है कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। पांचवा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ को कभी भी नहीं काटेंगी, क्योंकि इसका मान कुछ होता है, इसका मान कुछ होता है, इसलिए यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती। जी, हमें छात्रों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बच्चों को बताएं कि जिसको समझ में नहीं आता है वह ओपी सर से ओपी मैथ चैनल पे सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।